लास्ट वीडियो में हमने यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था। अब हम यूट्यूब मैनोमीटर पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर which corresponds to 1 centimeter difference in liquid surface level in manometer when the liquid is water density is given and mercury, this is mercury's density। ठीक है, मरकरी की डेंसिटी 1360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर होता है, जिसे हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हमारा जो ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें ये एक हाइट जो ये है जिसको हमने HM लिखा हुआ है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, उसकी वजह से ये एक मरकरी कॉलम की हाइट यहाँ पर आती है। ठीक है, ये डिफरेंट हमने इसके केसेस पढ़े थे, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो दोबारा से वो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज लास्ट में मैंने आपको ये बताया था, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डेल्टा पी, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू HM। ठीक है, दोनों ही केस में चाहे फ्लूइड जो है जिसका हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या कम है, दोनों ही केस में ये डेल्टा पी की जो वैल्यू आती है ये कैलकुलेट होकर आती है रो इंटू जी इंटू HM। ठीक है, तो अब देखिए इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, यानी वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा पी। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट, लेट अस राइट solution now। So we have to calculate delta p, this is equal sign। okay, we have to calculate delta p corresponds to 1 centimeter difference। okay, so this is HM actually। ठीक है, this is 1 centimeter, 1 centimeter, so we can write 1 into 10 to the power minus 2 meter। okay, it is 1 into 10 to the power minus 2 meter। ठीक, अगर ये प्रेशर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, अगर जब आपने मरकरी कॉलम सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर को यूज़ किया तो उससे जो हाइट आई, दोनों साइड में हाइट में जो डिफरेंस आया, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा पी एंड वी नो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू HM। ओके, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज यूज्ड इन द मैनोमीटर। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि पहले वाटर को यूज़ किया गया, तो इसका मतलब ये वाटर के लिए हो जाएगा। तो दिस विल बी W ऑफ वाटर इंटू जी, तो जी ही रहेगा, इंटू HM। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट रो ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000, so it is 1000 into G is 9.8 and this height is 1 into 10 to the power minus 2। okay, so this will be equal to 1000 into 10 to the power minus 2 is 10, 98 Newton per meter square। okay, and for second part, this was first part when the fluid used was water, and now in second part it is mercury। so now you can calculate yourself। okay, let me write the expression only। so this will be delta P will be equal to rho of mercury into G, okay, G into HM। so this is equal to density of mercury is 13600, so 13600 into 9.8 into 10 to the power minus 2। okay, this will be in Newton per meter square, this is the answer। okay, you can calculate this value for simple calculation। okay, so I hope you have understood this now। this is our next question। in this
क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अ यूट्यूब मर्करी मैनोमीटर एन विद वन आर्म ओपन टू एटमॉस्फेयर। एक यूट्यूब मर्करी मैनोमीटर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जिससे स्क्रीन पर आपको इजीली दिखाई दे, ठीक है। So a YouTube mercury manometer with one arm open to atmosphere is used to measure the pressure of steam flowing through a pipe. Okay, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि there is a pipe in which steam is flowing, ठीक है। तो ये हमने पाइप को ऐसा एक चैम्बर जैसा ले लिया, ठीक है। The level on Hg in the open-ended arm stands 95 मिलीमीटर। ये ओपन एंडेड आर्म है, जो राइट साइड वाली आर्म है, ये ओपन एंडेड है। इसमें मरकरी कॉलम की हाइट 95 मिलीमीटर गिवन है हमें, sorry, then that in the arm connected to the steam pipe. Some of the steam condenses in the arm in communication with the steam pipe. If the height of this column is 32 millimeter, make calculation for the absolute pressure of the steam. Barometer pressure is this much. Okay. तो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ये जिस स्टीम पाइप में स्टीम फ्लो कर रही है और उसका आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, उसमें से कुछ स्टीम कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाएगी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाती है, लिखा हुआ है कंडेंस्ड स्टीम, ठीक है। और ये जो स्टीम कलेक्ट होती है, तो ये हाइट जो है स्टीम की, यानी ये वाटर कॉलम जो बनता है, स्टीम तो कंडेंस हो गई, तो ये वाटर बन गया, और इस वाटर की जो हाइट हमें गिवन है दैट इज 32 मिलीमीटर। मेक कैलकुलेशन फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द स्टीम। तो हमें ये जो स्टीम पाइप है, यानी इस पाइप के अंदर या इस चैम्बर के अंदर जो स्टीम है, इसका प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब क्या है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो ये जो लेवल हमें गिवन है ओ, इस लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। जो हमारा ये मैनोमीटर का यू ट्यूब है, इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रेशर की वैल्यू इस लेवल पर सेम होगी, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैं इसको ये कह देता हूँ कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी, ठीक, दिस पॉइंट इज बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, तो इनको लिख लें प्रेशर की वैल्यू कितना होगी, ठीक। अभी वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पॉइंट ए पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए पॉइंट ए पर प्रेशर किस किस की वजह से होगा, एक तो स्टीम की वजह से प्रेशर होगा, तो उसे हमने पी एस लिख दिया, प्लस ए पॉइंट पर ये जो लिक्विड कॉलम है, वाटर का जो कॉलम है 32 मिलीमीटर हाइट का, इसकी वजह से प्रेशर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ये हाइट हो गई वाटर की, तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो गई 32 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। ये तो प्रेशर हो गया टोटल एट पॉइंट ए, और पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा, तो आप देखिए पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा, एक तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू बी एटमॉस्फेरिक, प्लस जो मरकरी कॉलम की हाइट है उसकी वजह से प्रेशर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू रो ऑफ मरकरी, उसको मैंने रो एम लिख दिया सपोज, इंटू 9.8, राइट, इंटू इसकी हाइट कितना है 95, ठीक है, और 95 के आगे इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। तो यहाँ से अब हमें इस पी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी आपको ये क्लियरली दिखाई नजर नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट पी एस, ठीक है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू पी एस, चलो अभी हम वैल्यू सिर्फ पुट कर देते हैं इसमें, पी एस प्लस वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए कि इट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू रो एटमॉस्फेरिक, ये हमें 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी गिवन है, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी पे वैसे तो हमें पता है कि वैल्यू होती है 1.013 बार, लेकिन चलो अब मैं पहले कैलकुलेट करके बता चुका हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इट इज़ 1.013, लेकिन ये तो बार में थी तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अब आपको आना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाली वीडियो देखना, उसमें की हुई है। प्लस और दिस इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इज डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हर सब्सटेंस की डेंसिटी हम याद नहीं कर सकते, लेकिन वाटर और मरकरी की तो कम से कम हमें याद होनी चाहिए। तो दिस इज इंटू 9.8 इंटू ये हाइट है 95 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। तो यहाँ से बस अब हमें ये पी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो आप कर लेंगे, अब तो मैंने पूरी कैलकुलेशन लिख दी। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1.137 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस कैरीड आउट इन सच अ वे that at the end of the process both the system and surroundings are restored to their initial state without leaving any traces on the universe। देखिए, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि अगर किसी प्रोसेस को इस तरह से कैरी आउट किया जाए कि जब वो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापस आए तो सिस्टम और सराउंडिंग्स पर उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सपोज हम एक सिस्टम को लेते हैं, यहाँ पर हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अभी हम ये एक थर्मोडायनेमिक प्लेन विच इज़ अ 2 डायमेंशनल प्लेन, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब चलिए मान लेते हैं कि एक गैस है, ठीक है। एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस है, ठीक है। अब इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। लेट अस टेक दीज वैल्यूज आर इनिशियली P1 V1, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज 1, और यहाँ पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू को देखेंगे तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी P1 और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर होगी V1, ऐसा होगा। अब इस गैस पर हमने कोई प्रोसेस किया, ठीक है, कोई भी प्रोसेस पर कैरी आउट किया और ये गैस आ गई स्टेट 2 में, ठीक है। जब ये स्टेट 2 में आई तो इस प्रोसेस को हमने किया तो ये कोई पाथ ट्रेस करेगा, ठीक है। लेट अस टेक दैट दिस इज टेकिंग दिस पाथ, ये पाथ इसने ट्रेस किया, ठीक है। डायरेक्शन हम शो कर देते हैं, ये डायरेक्शन इसकी, ठीक। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा कि अगर कोई सिस्टम, अगर कोई प्रोसेस इस तरह से कैरी आउट किया जाए, जैसे ये सिस्टम हमारा गैस है, इस पर एक प्रोसेस इस तरह से कैरी आउट किया जाए कि ये अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाए और जब ये स्टेट 2 से 1 में आए तो इसका कोई भी नेट इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग्स पर नहीं होना चाहिए। इस नेट इफेक्ट का मीनिंग क्या है कि जिस समय ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया था, मान लीजिए इससे कुछ वर्क आउटपुट हुआ, तो उस वर्क आउटपुट को हम नाम दे देते हैं 1W2, ठीक है। और यानी वर्क हमें कुछ मिला इससे, और जिस समय सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया था उस समय इस पर इससे जो हीट ट्रांसफर था, सपोज वो हीट सप्लाई हमने इसको की, उसका नाम दे दिया 1Q2।
यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब हमारा ये प्रोसेस हुआ तो इसमें हीट सप्लाई हुई 1Q2 और वर्क आउटपुट था 1W2। तो जब ये सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस आए तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आते हुए 1 से 2 में जाते हुए जो वर्क आउटपुट था वो 1W2 था, तो वापस आने में 2W1 वर्क आउटपुट होना चाहिए, और ये 1W2 और 2W1 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी नेट वर्क ट्रांसफर शुड बी 0। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अगर 1 से 2 जाने में वर्क आउटपुट 1W2 था तो 2 से 1 जाने में 2W1 वर्क इनपुट होना चाहिए, और ये अमाउंट दोनों सेम होने चाहिए, जिससे कि सिस्टम जब स्टेट 1 में पहुंचे तो कोई नेट वर्क आउट ट्रांसफर इससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हो गया? नेट वर्क ट्रांसफर 0 हो गया। इसी तरह से जब ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया तो जो हीट सप्लाइड थी वो 1Q2 थी। अब जब ये स्टेट 2 से 1 में जाएगा तो हीट सप्लाइड 2Q1 होगी, हीट रिजेक्टेड होगी। ठीक है, पहले हीट सप्लाइड थी तो अब हीट रिजेक्टेड होगी, और ये 1Q2 की वैल्यू 2Q1 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी टोटल हीट ट्रांसफर भी 0 हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई एनर्जी इंटरेक्शन या किसी भी तरह का इंटरेक्शन था, जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में आए तो वो सारे इंटरेक्शंस बिल्कुल उनका नेट इफेक्ट 0 हो जाना चाहिए, सिस्टम पर भी और सराउंडिंग्स पर भी। ठीक है, मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई सिस्टम पर कोई प्रोसेस इस तरह से कैरी आउट किया जाए कि जब वो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आए तो जो नेट इफेक्ट है, जो भी ऑपरेशंस पर किए गए हैं, जो भी एक्टिविटीज की गई हैं, उसका जो नेट इफेक्ट है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स पर 0 होना चाहिए, निल होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए फाइनली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो डायग्राम है, पीवी डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये जब हमने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा था तब भी इसको देखा। तो ये किस तरह से हो सकता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, किस तरह से इसको हम शो करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो स्टेट 1 है और इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट 2 है। रिवर्सिबल ये प्रोसेस तब हो सकता है जब इसके बीच की सभी स्टेट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होनी चाहिए, और प्रोसेस जो है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कब हो सकता है? जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच की सारी स्टेट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हों। और इक्विलिब्रियम स्टेट्स कब होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रोसेस जो है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तो यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस का क्वाजी स्टैटिक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ऐसे बता सकता हूँ कि सपोज आपको 15 किलोमीटर्स जाना है और आप अपनी कार से जाते हैं, तो जब आप 15 किलोमीटर्स जाएंगे तो आपका कुछ पेट्रोल कंज्यूम हो जाएगा। सपोज पेट्रोल पर रन कर रही है आपकी कार, तो कुछ पेट्रोल यूज हो जाएगा। तो अगर ये 15 किलोमीटर्स, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना था, जिनके बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स था, जब आप पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पर आएंगे तो जो पेट्रोल कंज्यूम हुआ था ए से बी तक जाने में, वो वापस आपके पेट्रोल टैंक में आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो कार से एग्जॉस्ट रिलीज हुआ था, जो वेयर एंड टेयर हुई थी, वो सब भी रिवर्स हो जानी चाहिए जब आप पॉइंट बी से पॉइंट ए में आएंगे। अगर ऐसा होता है तब प्रोसेस ये रिवर्सिबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता जैसा मैंने आपको बताया। तो प्रैक्टिकली जो प्रोसेस होंगे वो कैसे होंगे? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, all the processes which do not satisfy the condition of reversible process are irreversible processes। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो प्रोसेस होंगे, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उनको हम इस तरह से कर्व से शो नहीं करेंगे, उनको हम डैश्ड लाइन से या डॉटेड कर्व से शो करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको पीवी डायग्राम को इरिवर्सिबल के लिए
ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा होगा, ये इनिशियल स्टेट हो गई 1 और ये फाइनल स्टेट है 2। तो इसके बीच का जो प्रोसेस होगा वो ऐसे हम ऐसे डैश लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो 1 और 2 के बीच में वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, इसको हम फॉर्म से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच की जो स्टेट्स हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक भी नहीं होंगे। ठीक, तो अब ये तो बात हो गई रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो तो थ्योरेटिकल प्रोसेस है और जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। तो प्रैक्टिकली ऐसा क्या होता है कि जिससे प्रोसेस रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी हमें समझना है कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो देखिए, कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट्स। तो फर्स्ट है लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लैक ऑफ इक्विलिब्रियम में देखिए 3 पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम एंड फ्री एक्सपेंशन। तो लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है और इस ब्लॉक का टेम्परेचर लेट अस टेक इट इज 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और एनवायरनमेंट टेम्परेचर लेट अस टेक इट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेल्सियस है और हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है ना। हम हीट के बारे में पता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की डायरेक्शन में होता है। ओके, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इस सिस्टम में इस तरह से हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, फ्रॉम ब्लॉक टू द एनवायरनमेंट, इस तरह से हीट ट्रांसफर इससे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि ये हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन ब्लॉक के टेम्परेचर में और एनवायरनमेंट टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ये हीट ट्रांसफर का रेट ज़्यादा होगा। ठीक, अब आप देखिए, अगर ये हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा तो ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक तो नहीं होगा, क्योंकि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस तो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेस होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि इनफाइनाइट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये जब हमने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा था तो मैं ये शायद आपको बताना भूल गया कि इसमें एक पॉइंट हम ये बोलते हैं कि इनफाइनाइट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। यानी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्लो होते हैं, यानी बहुत बहुत स्लो होते हैं, वेरी वेरी स्लो। ठीक, इनफाइनाइटेसिमली स्लो का मतलब है इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू अकर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। आप देखिए, लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये हीट ट्रांसफर इससे ना हो। ठीक है, या थर्मल इक्विलिब्रियम का तो यही मीनिंग है कि हीट ट्रांसफर ना हो। और हीट ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब इन दोनों के टेम्परेचर बराबर होंगे। तो टेम्परेचर अगर बराबर होंगे तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। और क्वाजी स्टैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हीट ट्रांसफर रेट बहुत कम होना चाहिए, इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कैसे हो सकता है, जब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि ये दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। यानी ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इफ आई राइट इट डेल्टा टी, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, तो वेरी वेरी स्मॉल कब हो सकता है,
जैसे इस ब्लॉक का टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस बॉडी को इससे हीट ट्रांसफर होना है उसका टेम्परेचर 199.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ आई टेक दैट देयर इज अ बॉडी, क्योंकि एनवायरमेंट टेम्परेचर तो इतना नहीं होगा, ठीक, तो अब ये अभी मैं आपको, आप कहेंगे कि इनफाइनाइट टेम्परेचर अगर इतना नहीं होगा तो फिर ये, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बताता हूँ आपको कि अगर ये बॉडी, जैसा ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और बॉडी ए से बॉडी बी में हीट ट्रांसफर होना है, और ये हीट ट्रांसफर रेट जो है ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए, तो बॉडी बी का जो टेम्परेचर है ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 199.9999 एंड सो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कोई फाइनाइट अमाउंट ही नहीं है, फाइनाइट वैल्यू ही नहीं लिखी मैंने टेम्परेचर की। ठीक, तो ये क्या है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। अगर ऐसा होगा तो ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होगा, और क्वाजी स्टैटिक होगा तो ये रिवर्सिबिलिटी के क्लोज होगा, मतलब इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आप देखो रिवर्सिबल तो तब हो सकता है कि जैसे ये हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ये हीट ट्रांसफर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, अब रिवर्स डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है वो तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही होगा, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये, आप इसको रिवर्सिबल कैसे बनाएंगे, आप इसको रिवर्सिबल नहीं बना सकते, आप इसको रिवर्सिबिलिटी के क्लोज ला सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा तो दिस प्रोसेस विल बी वेरी वेरी क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी। और अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये प्रोसेस उतना ही ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, यानी रिवर्सिबिलिटी से दूर होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये इरिवर्सिबल होगा, और जितना कम ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये रिवर्सिबिलिटी के क्लोज होगा। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है उसका बेसिक कॉज क्या है, उसका बेसिक कॉज है ये टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आप समझते हैं चेंज है ना, डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस वो ग्रेडियंट है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। If the value of this gradient is high, then the process will be irreversible. Heat transfer rate will be high and the process will be irreversible. जैसा कि ये था कि 200 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा था, ये प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब आप देख रहे हो आप 30 से 200 वापस थोड़ी ना हीट ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये तो प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल है। ठीक, तो जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा ये ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी। तो रिवर्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेडियंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि जिस समय ये डेल्टा टी की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, वही तो लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो मेरी बात, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हीट ट्रांसफर को हम रिवर्सिबल कैसे कर सकते हैं, जब हम इस टेम्परेचर डिफरेंस को मिनिमम कर दें, इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक हो जाएगा। जितना भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इससे होना है उतना हीट ट्रांसफर होने, मान लीजिए इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इससे होना है, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होने में इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम। ठीक, तो ये तो मीनिंग हुआ लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का। इसी तरह से लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम, तो देखिए लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम को किससे समझते हैं, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया था जब हमने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा था। ठीक, और उसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा अगर इस ब्लॉक को आप इससे एक बार में रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस ब्लॉक को अगर आप इसके ऊपर से एक ही बार में हटा देंगे पिस्टन के ऊपर से, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर डिफरेंस, जितना ज़्यादा इस पी गैस और जो टोटल
प्रेशर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड प्रेशर किस किस की वजह से था, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा ये पिस्टन का वेट, इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो अगर ये मैं ये कहता हूँ डाउनवर्ड प्रेशर जो है टोटल मैंने लिख लिया, मान लीजिए वो P1 है, ठीक है, मैं टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूँ डाउनवर्ड। और अच्छा P1 मत लिखिए क्योंकि नीचे से P1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं P2। ठीक है, ये डाउनवर्ड प्रेशर P2 है और जो गैस का प्रेशर है वो P1 है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि ये P1 और P2 की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, P2 में हमने ये भी ले लिया कि ये वेट जो ये ब्लॉक रखा हुआ है इसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी P2 में इंक्लूडेड है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं कह रहा हूँ कि जो इस पिस्टन के, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि ये पिस्टन है, इसमें जो गैस का प्रेशर है वो P1 है और ऊपर से जो कुछ भी टोटल प्रेशर है, यानी मैंने उसमें ब्लॉक का प्रेशर भी ले लिया ब्लॉक के वेट की वजह से, जो ये पिस्टन है इसका प्रेशर भी ले लिया, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी ले लिया। ठीक है, तो ये प्रेशर P2 है। ठीक, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये ब्लॉक फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस ब्लॉक को इससे रिमूव करेंगे, ये जो ब्लॉक रखा है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा, ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये P1 की वैल्यू अब हायर है। ठीक है, और ये जितना ज़्यादा होगी, यानी ये दोनों के बीच में जितना ज़्यादा ये डेल्टा P होगा, ये पिस्टन उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक, तो यानी अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डेल्टा P क्या है, वो ग्रेडियंट है। जैसे पहले वाले केस में डेल्टा T ग्रेडियंट था, अब की बार डेल्टा P ग्रेडियंट है, और ये डेल्टा P की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतनी स्पीड से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो अगर हमें इस प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ब्लॉक को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये आपने डेल्टा P की वैल्यू को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो जब डेल्टा P की वैल्यू मिनिमाइज हो गई तो ये क्या हो गया, डेल्टा P इज नाउ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। और अगर ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो गया तो क्या होगा कि प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक हो जाएगा, और क्वाजी स्टैटिक हो जाएगा तो दिस विल बी वेरी वेरी क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब आप इसको रिवर्सिबल के बहुत क्लोज ले आए हैं। क्लोज क्यों ले आए हैं, कि आपने जैसे ही इसके ऊपर से एक छोटा सा पार्ट हटाया तो ये पिस्टन थोड़ा सा अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ, रुक गया। तो अभी ये थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ है अपवर्ड, तो आप इसको रिवर्स थियोरेटिकली कह रहा हूँ, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपने प्रोसेस को रिवर्सिबिलिटी के क्लोज ले आए आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा ये डेल्टा P होगा उतना ही ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी, और जितना ये डेल्टा P की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ये रिवर्सिबिलिटी के क्लोज होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारा, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर B। ठीक है, तो अब हमने लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया और लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन क्या है, अब आप देखिए फ्री एक्सपेंशन क्या है। इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बनेगा डायग्राम, लेकिन समझ में आ जाएगा। ये एक चैम्बर है जिसमें यहाँ पर ये इंसुलेशन है, बाहर जो है एक इस तरह से एक इसकी जो बॉडी है वो उसमें इंसुलेशन है जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और इस चैम्बर के दो पार्ट हैं, और हम ऐसा लिख देते हैं कि दिस वन इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है इसमें गैस है। ठीक, पार्ट ए में गैस है, और पार्ट बी जो है यहाँ पर वैक्यूम है। पार्ट बी में वैक्यूम है। ठीक है, और इसके बीच में ये एक डायाफ्राम है। ठीक है, ये ए और बी के बीच में एक डायाफ्राम है, या आप कह सकते हैं एक लेयर है। ठीक है, और ये बाहर तो है, ये इंसुलेशन है, ये तो मैंने आपको बताई दिया। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है कि ये पार्ट ए में गैस है, अब ये गैस है तो इसका कोई प्रेशर भी होगा, ठीक है ना। लेट अस टेक दैट प्रेशर इज P1 या P गैस, चलो P लिख देते हैं, ठीक। अब ये ए और बी के बीच में जो पार्टीशन है इसको अगर हम रिमूव कर दें, तो जैसे इस पार्टीशन को आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि राइट साइड में तो वैक्यूम है, राइट साइड में वैक्यूम है मतलब वहां पर जीरो प्रेशर है, ठीक है। तो वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर है। तो जैसे ही ये पार्टीशन को आप रिमूव करेंगे तो ये गैस क्या करेगी, बहुत तेजी से रश करेगी राइट साइड, ठीक है। क्यों करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो गैस है तो और गैस का प्रेशर है, तो इधर लेफ्ट साइड में प्रेशर है, राइट साइड में प्रेशर नहीं है, तो ये गैस क्या करेगी, बहुत तेजी से रश करेगी राइट साइड में और पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक। तो अब आप देखिए कि अगर ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये इस प्रोसेस में कोई वर्क हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये पूरे वॉल्यूम को जब ये ऑक्यूपाई कर लेगी तो ये प्रोसेस कैसा है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बल्कि हाईली इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि फिर वही कि यहाँ पर क्या है, डेल्टा पी है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस। तो एक साइड में तो गैस प्रेशर है, दूसरी साइड में प्रेशर ही जीरो है, तो यहाँ इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये गैस जो है ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो ये प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है। अब अगर इस प्रोसेस को हम ये कहें कि हम इसे रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इस प्रोसेस को हमें स्लो बनाना पड़ेगा। अब इसको आप स्लो कैसे बना सकते हैं, ठीक, इसको स्लो कैसे बनाएंगे कि इसके बीच में जो ये पार्टीशन था, आप इस पार्टीशन को रिमूव मत करिए एक साथ, आप इस पार्टीशन को राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करिए, ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस राइट साइड में शिफ्ट करिए, ठीक। या शिफ्ट भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर ये बहुत ऐसे ऐसे पार्टीशन है, ठीक है। ये तो मैं फिर भी काफ़ी डिस्टेंस पे बना रहा हूँ जिससे आपको अलग अलग दिखाई दे, अदरवाइज इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, ठीक है। अब आप एक एक करके इन पार्टीशंस को रिमूव कर देंगे, तो जैसे ही आप एक पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो ये गैस थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, फिर नेक्स्ट पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा, और ऐसे ये धीरे 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 करते करते पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस आप किसके बीच में बना देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ये डेल्टा पी की वैल्यू को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दिया। तो जब ये डेल्टा पी की वैल्यू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो गई तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, क्वाजी स्टैटिक हो गया, और क्वाजी स्टैटिक अगर ये हो गया तो इट हैज गॉन वेरी क्लोज टू द रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन और अनरेस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, ठीक है, ये दोनों इसके नाम है, फ्री एक्सपेंशन और अनरेस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस फ्री एक्सपेंशन में, ये भी फ्री एक्सपेंशन जो है इट इज़ अ कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये हम कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्यों है, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो वही है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, वो होता है वो ग्रेडियंट जिसकी वजह से वो प्रोसेस हो रहा है। जैसे हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी वो ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना वो ग्रेडियंट, चाहे वो प्रेशर ग्रेडियंट है चाहे वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो जितना स्मॉल होगा उतना ही प्रोसेस क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी होगा। अब ये मैं बार बार आपको क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी क्यों कह रहा हूँ, सीधे सीधे रिवर्सिबल क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो प्रैक्टिकली होते ही नहीं, ठीक है। तो आप उसको क्लोज टू रिवर्सिबिलिटी लेकर जा सकते हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट्स। इसमें दो पॉइंट हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड पेडल व्हील वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो अब देखिए ड्यू टू फ्रिक्शन तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक साइकिल है और ठीक है ये साइकिल का व्हील है, ये साइकिल का व्हील है,
और मान लीजिए साइकिल जो है जब आपकी चल रही है तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा है और आपको अगर साइकिल को रिटार्ड करना है या स्टॉप करना है तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे। जब ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो जो साइकिल का जो ब्रेक शू है वो आपके साइकिल के व्हील के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे उसको रिटार्ड करेगा और उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में आप उस ब्रेक शू को टच करके देखेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। ठीक है, उसको आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो व्हील रोटेट हो रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ चली गई, वो स्टोर हो गई ब्रेक शू में, इसीलिए ब्रेक शू का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक, अब ये तो आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ये एक्चुअली व्हील रुका किस लिए, व्हील किस वजह से रुका, व्हील रुका फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील। जो उसका रिम है, जो उसकी सरफेस है जिसके वो कांटेक्ट में आया है, दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो गया। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब क्या आप इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं? रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एनर्जी ब्रेक शू में स्टोर हुई है वो ब्रेक शू से आप वापस ट्रांसफर कर दीजिए व्हील में। तो अगर वो व्हील में ट्रांसफर हो जाए और व्हील फिर से रोटेट होना शुरू हो जाए, देन दिस प्रोसेस विल बिकम रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि जो ब्रेक शू है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है आप उसको वापस से व्हील में सप्लाई कर दें और व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ, मतलब ये हमने समझा कि फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी किस तरह से होती है। नेक्स्ट है पेडल व्हील वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो पेडल व्हील वर्क ट्रांसफर किस तरह का होता है कि पेडल व्हील वर्क ट्रांसफर के लिए मानिए हमारे पास एक ये चैम्बर है। ठीक है, जैसे पहले चैम्बर था उसी तरह से ये एक और चैम्बर है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ इंसुलेशन लगी हुई है। यहाँ पर भी इंसुलेशन लगी हुई है और हमने इसमें स्टिरर लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे एक स्टिरर लगाया हुआ है। स्टिरर मतलब जैसे फैन होता है। ठीक है, ऐसे एक फैन लगाया, यहाँ पर एक मोटर लगा दी। ठीक है, एक मोटर लगा दी। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि जब आप इस मोटर का स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम फैन ऑन करते हैं तो ये स्टिरर इसके अंदर रोटेट होना शुरू कर देगा। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एयर है या कोई गैस है। ठीक है, यहाँ पर सपोज एयर है या गैस है कोई और। ठीक, अब जब आप ये स्टिरर को ऑन करेंगे तो ये स्टिरर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टिरर रोटेट हो रहा है तो इससे क्या होगा, वर्क ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये जो स्टिरर रोटेट हो रहा है क्यों हो रहा है, ये इस मोटर की वजह से हो रहा है और मोटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से फैन रोटेट हुआ या स्टिरर रोटेट हुआ और ये इस एयर जो अंदर है इसके ऊपर एक वर्क करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर तक आपने इसको फैन को चलाया, मान लीजिए आपने 10 मिनट्स तक इसको रन किया और उसके बाद में ऑफ कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा कि अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंसुलेशन लगाई है तो ये हीट ट्रांसफर तो इससे नहीं हो सकता। जो इसकी वॉल है, ठीक है, ये जो सब वॉल्स हैं इस पर तो इंसुलेशन है तो इसमें कोई हीट ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। ठीक, तो अब ये जो जब आपने इस फैन को रोटेट किया था तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस पर जो एयर पर वर्क हुआ तो एयर का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये जो एनर्जी हमने इसको सप्लाई की थी फैन को और ये फैन रोटेट हुआ, वो एनर्जी कहाँ चली गई, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब वो एनर्जी जो है वो इस एयर के अंदर, जिसके अंदर एयर है उस एयर में स्टोर हो गई। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये जो एयर में एनर्जी स्टोर हुई है उसको आप वापस से इस फैन को सप्लाई करें और ये फैन रोटेट होना शुरू हो जाए, या ये फैन के साथ मोटर कपल्ड है तो ये मोटर रोटेट होना शुरू हो जाए? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इस तरह से अगर हम पेडल व्हील को रोटेट करते हैं तो वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये हमने कुछ कॉजेज पढ़े कि जिनकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी
जनरेट होती है या इरिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का मीनिंग समझ में आ